नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे थे प्राचीन भारत के, उसके भाग 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीनों जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं और उनकी जो पीडीएफ है वो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे अपलोड की जा चुकी है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो भाग 4 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुस्मृति में एक अविवाहिता और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह किस प्रकार का माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, वह विवाह जो माना जाता है वो छठे प्रकार का माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि स्मृति ग्रंथों में विवाह के टोटल 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है और उन 8 प्रकार के नाम क्या हैं, जो 8 हैं उनके नाम क्या हैं आप नोट कर सकते हैं। तो पहला जो विवाह है वो ब्रह्म प्रकार का विवाह है, दूसरा जो है वो दैव विवाह है, तीसरा जो है वो आर्ष विवाह है, चौथा जो है वो प्रजापात्य विवाह है, और जो पांचवा है वो असुर विवाह है, छठवां जो है वो गंधर्व विवाह है, सातवां जो है वो राक्षस विवाह है और आठवां जो है वो पैशाच विवाह है। तो ये वाला जो विवाह है वो किस श्रेणी में आता है, वह आता है गंधर्व की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, और प्रथम 4 को, जो ये 4 मैंने नाम बताए, 8 जो प्रथम 4 थे उनको प्रशस्त तथा अंतिम 4 को जो है वह अप्रशस्त कहा जाता है। और गंधर्व विवाह जो है वो छठे प्रकार का विवाह है। यह एक प्रणय विवाह था जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर आसक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे। कुछ स्मृतिकारों ने धार्मिक तथा नैतिक आधार पर इसका विरोध भी किया है और वात्स्यायन ने इसे सबसे पूजित बताया है। ठीक है, और मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं जो हैं वह स्नेह चिन्ह रीति से संपत्ति जो है वह अर्जित कर सकती थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं। तो मैंने बताया था वह किससे कर सकती है, स्नेह चिन्ह से वह जो है वह संपत्ति जो है वह अर्जित कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अपने पतियों की दाम्पत्योच्युत के विरुद्ध या पुरुष गृह स्वामी के द्वारा बच्चों और पत्नी की उपेक्षा के विरुद्ध महिलाओं के विरोध के बारे में बताता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के गांव पंचायतों से संबंधित जो है दस्तावेज है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मध्यकालीन समाज में स्त्रियां जो थीं, स्त्रियों का स्तर जो था वो निम्न हो गया था और मुसलमानों एवं हिंदुओं में ही ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ आ गई थीं जिनसे स्त्रियों का सामाजिक स्तर गिरता चला गया। और उसके बाद आपको पता होगा, उसके बाद आए सम्राट अशोक, सम्राट अकबर आए। सम्राट अकबर ने इन सामाजिक कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, विधवा विवाह का ना होना, लड़की के जन्म को अपशकुन मानना, ठीक है, सती प्रथा, बहुविवाह को दूर करने का प्रयत्न किया था। किसने? अकबर ने। अकबर तथा तत्कालीन मराठा सरदारों ने भी दहेज प्रथा जैसी कुरीति को दूर करने का प्रयास किया और पतियों द्वारा उपेक्षित महिलाओं के द्वारा अपने पतियों का विरोध करने का संकेत जो है वह राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की गाँव पंचायतों से संबंधित दस्तावेज में हमें यह सब पता चलता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इतिहासकार कल्हड़ जो था वो कौन था। इतिहासकार कल्हड़ जो था वह एक ब्राह्मण था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कश्मीर के हिंदू राज्य का जो इतिहास है वह जो कल्हड़ है, कल्हड़ के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था राजतरंगड़ी। उसमें कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास बताया गया है। कल्हड़ जो है वो जाति का ब्राह्मण था और राजतरंगड़ी की रचना जो है उसने जय सिंह जो थे, लगभग जो 1127 से लेके 1159 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया, इनके शासनकाल में ही राजतरंगड़ी की रचना इसने पूरी करी और इसकी जो रचना है वह महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मतलब राजशेखर और अवंत सुंदरी। प्राचीन हिंदू समाज में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों का भी प्रचलन था। अनुलोम में क्या होता था? ये जो अनुलोम होता था, अनुलोम में उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता था और वैदिक समाज में इस तरह के विवाह जो है प्रायः हुआ करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बंधन जो है वो कठोर नहीं थे। राजतरंगड़ी तथा कथा सरित सागर जैसे ग्रंथों में इस प्रकार के कई विवाहों के उदाहरण जो है वह हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? अविवाहित कन्या का जो पुत्र है वह कानीन नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कानीन पुत्र जो था वह पिता के घर रहने वाली कन्या से किसी गुप्त पुरुष के शारीरिक संपर्क द्वारा उत्पन्न होता था। बाद में जिस पुरुष से कन्या का विवाह होता था वही उसका पिता जो है वह माना जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया था वह किन्होंने किया था? वह प्रयोग जो किया था वह अरबों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ईरानियों या पारसियों की पुस्तक एक थी जिसका नाम था मेहर यास्त। क्या था? जिसका नाम था मेहर यास्त। और एक और पुस्तक थी जिसका नाम था यासना। यासना, ठीक है। इनमें सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का उल्लेख जो है वह मिलता है। इससे पता चलता है कि ईरानी जो थे वह सा के स्थान पर, जो ईरानी लोग होते थे वह सा के स्थान पर हा का प्रयोग करते थे। इन्हीं पुस्तकों के बाद में हिंदू के स्थान पर, मतलब सिंधु जो था, सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का जो है वह प्रयोग मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस शब्द का जो विस्तार है वह इंडस क्षेत्र के आगे तक था। लेकिन बाद में यूनान और रोम दोनों के लेखकों द्वारा इस शब्द को समूचे देश के लिए लागू कर दिया गया। और हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग है वह ईरानियों, पारसियों या अरबों, जिसको हम बोल सकते हैं, अरबों ने प्रथम बार किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ताम्रपत्र लेख जो दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ तक था? वो जावा सुमात्रा तक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी मित्रता जो है वह बढ़ाई थी, जिसमें इंडोनेशिया में स्थित जो जावा और सुमात्रा द्वीप हैं का महत्वपूर्ण स्थान जो है वह मिलता है। और पाल शासकों, जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, के काल में शैलेंद्र वंशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांवों को दान में दे दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? यह जो स्थित था वह सिंधु तथा झेलम के बीच जो है यह स्थित था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन शहर तक्षशिला की अवस्थिति का निरूपण जो है वह किसने किया है? इसका निरूपण जो है वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना किसने करी थी? परिहासपुर नगर की जो स्थापना करी थी वह की थी ललितादित्य ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कश्मीर के शासकों में सबसे शक्तिशाली जो शासक था वह कारकोट वंशी। कौन सा? नाम नोट कर लीजिएगा, कारकोट वंशी। कारकोट वंशी शासक एक था जिसका नाम था मुक्तापीड। क्या था? जिसका नाम था मुक्तापीड था, जिसको ललितादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, वह विजेता होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी था। उसने कश्मीर में परिहासपुर नगर एवं सूर्य का मार्तंड मंदिर का जो है वह निर्माण किया था। चंद्रपीड़ को वज्रादित्य भी कहा जाता था। और यशोवर्मा जो था वह कन्नौज का नरेश था। ठीक है, जो ये यशोवर्मा तीसरे नंबर पे दे रखा है या कन्नौज का शासक था। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वो कौन सी लिपि थी? वो लिपि थी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्राचीन भारत में अशोक के जो अधिकांश अभिलेख जो हैं वह ब्राह्मी लिपि में जो है वह लिखे गए हैं। यह जो लिपि थी वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसके कुछ अभिलेख जो हैं वह खरोष्ठी लिपि में भी जो मिले हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, खरोष्ठी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वह ब्राह्मी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में ही हमें मिलते हैं। इसी ब्राह्मी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप भी कह सकते हैं। ब्राह्मी के अलावा भी अशोक ने खरोष्ठी तथा अरामेइक लिपियों में अभिलेख खुदवाए थे, लेकिन ये संख्या में काफ़ी कम थे और देश के पश्चिमोत्तर भागों में पाए गए थे। और ब्राह्मी लिपि जो है वह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि जो खरोष्ठी लिपि होती थी वह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि का प्रथम
उद्वाचन जो स्तंभों पर उत्कीर्ण अक्षरों पर किया गया था। जेम्स प्रिंसेप एक थे, कौन, एक तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट थे। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी खरोष्टी लिपि का वाचन किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जो है वह किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, किस पर किया गया है, वह स्तंभों पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था। इसके शब्द को जेम्स प्रिंसेप जो है वही समझ पाए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों को उद्घाटित किया है, या किसने किया है, या किया है क्षेमेंद्र ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्षेमेंद्र ने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों को उद्घाटित किया है, और इनकी एक प्रमुख रचना है, उसका नाम आप लिख लीजिएगा, उसका नाम है वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी जो है इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना का नाम है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि शिलाहार राजा अपमार्क ने किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी थी। किसकी स्मृति पर एक टीका लिखी थी, वह लिखी थी याज्ञवल्क्य के स्थान के एक स्मृति पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। कोंकण के शिलाहार राजा अपमार्क ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी थी, और मनुस्मृति के जो टीकाकार थे वह कौन थे, वह मेधातिथि थे। कौन थे, वो थे मेधातिथि। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त दोनों ने क्या किया था, दोनों ने जो है वह संस्कृत साहित्य में योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत साहित्य में इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है कि सिद्ध मातृका का अभिप्राय जो है वह किससे है। सिद्ध मातृका का जो अभिप्राय है वह एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला से है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।